दोस्तों भारत माता की जय। तो सुनो सुनो सुनो, कंपटीशन वालों सुनो, क्या आप भी हैं कंपटीशन वाले? तो आज होने वाली है आपके काम की बात इस वीडियो में, क्योंकि हमारे साथ हैं प्रशांत भैया, प्रशांत अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ दो हाथ, और आपको सिखाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के दांव पेच। एग्जाम के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से हमारी स्टडी होनी चाहिए, इन क्वेश्चंस का आंसर खोजते खोजते हम लोग पहुंचे प्रशांत भैया के पास। तो प्रशांत भैया से आज हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और कंपटीशन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही निर्धारित करता है कंपटीशन किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में। मतलब कोई भी बंदा है भाई, कोई भी बच्चा है, वो मतलब 12th पास आउट हुआ, ग्रेजुएशन किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई ना कोई एग्जाम किसी ने तो जरूर ही दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। मेरे कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप है, मतलब कि आपके चर्चे गली मोहल्ले शहर, मतलब कि आपने जिस तरीके से यूपीएससी का क्लियर किया है। ये है कि हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि किस तरीके से आपने अभावों को अपने हथियार के रूप में, मतलब उसको आपने करियर बना ही लिया है एक तरीके से देखा जाए तो। बस मेडिकल एग्जामिनेशन बाकी हैं, लेकिन आप बच्चों का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं वो भी आपसे काफ़ी उत्साहित होते होंगे जब आपसे पढ़ते होंगे, तो आपकी सफलता में काट देंगे। तो हमारे साथ हैं हमारे चहेते भैया प्रशांत अग्रवाल जी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, भैया हमारे साथ है और भैया का आशीर्वाद में लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि भैया ने कुछ ऐसा किया है जो मतलब कि आजकल के डेट में कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। और उसके बारे में हम लोग हमारे साथ है, ना ही कोई बड़े सेलिब्रिटी है, ना ही मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ, ठीक है, ना ही कोई बहुत बड़े किसी शहर से आते हैं, ना ही बहुत बड़े किसी कहा जाए कि किसी बैकग्राउंड से आते हैं। एक सामान्य परिवार से, एक सामान्य दुधी गाँव के परिवार से भैया बिलोंग करते हैं, ठीक है। भैया से मेरा काफ़ी दिनों से जुड़ाव रहा है। भैया की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। भैया का जो हम्बलनेस है, जो स्ट्रगल है और जो इनकी कंसिस्टेंसी है, जिससे इन्होंने काफ़ी सारे लक्ष्य को पाया है, एक्वायर किया है, काफ़ी सारे गोल्स को एक्वायर किया है, और आज भी ये लगे हुए हैं। और आज के डेट में ये मतलब कि जिस कोचिंग से पढ़े हुए थे वो उसी कोचिंग में पढ़ाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और भैया से हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो भैया से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछूंगा ऑन योर बिहाफ, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को आज मिलेगा। एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, और उसके साथ साथ उसका फिजिकल भी क्लियर किया हुआ है। रनिंग 5000 मीटर की होती है, तो उसको भी क्लियर किया हुआ। जो एग्जामिनेशंस हैं उसके इंतजार में है, जिसकी तरफ से मतलब अभी तक कोई भी गाइडलाइन अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। तो भैया आप मतलब कि हम लोग जानना चाहते हैं कि मतलब आपका कैसा स्ट्रगल रहा शुरुआती दिनों से, इसको थोड़ा सा बताएं। मैंने 2018 से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की, और उसमें मैंने पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, उसका रिटन क्वालिफाई किया, पहला एग्ज़ाम था मेरा वो। उसके बाद उसके फिजिकल के लिए मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश। उस समय बीटीसी कर रहा था, तो कई कारणों की वजह से मैं नहीं जा पाया, उस समय मैं छोड़ दिया। फिर मैंने वीडियो की तैयारी की, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उसकी तैयारी की। फिर उसमें मैं काफ़ी कम अंतर से रह गया था, क्योंकि 2-3% से ही मैं रह गया था। बाद में वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। अभी पुनः उसकी परीक्षा होने वाली है नवंबर-दिसंबर में, 4 साल बाद। और उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया 1-1.5 साल, तो 1-1.5 साल में कोई भी फॉर्म नहीं आया, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुए, तो हम लोगों का 1-1.5 साल रुक गया। फिर उसके बाद यूपीएससी की फॉर्म आई, उसमें मैंने अप्लाई किया, और करीब 12 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था उसमें, और करीब 8 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। उसमें सीट लगभग में 9534 सीट थी, सिर्फ 9534 सीट। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली है कि भर्ती कितनी कम थी, तो जितनी वैकेंसी कम होती है उस हिसाब से कंपटीशन हमारा बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। तो सीट के सापेक्ष 9534 सीटों के सापेक्ष 36,000 लोगों को रिटन क्वालिफाई कराया गया। उसके बाद 36,000 लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दौड़ की व्यवस्था की गई। उस दौड़ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग में 29,000 लोगों ने सारे चीज़ों को क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में फिर जब फाइनल मेरिट लगी, तो जो पहला कट ऑफ था उससे 20 नंबर हर सेक्शन में, हर कैटेगरी में 20 नंबर कट ऑफ बढ़ गई। तो चूँकि मेरा नंबर अधिक था, इस वजह से मैं फाइनल में भी आ गया हूँ। अब 12 लाख लोगों में से लगभग 95-34 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है। इन्हीं का मेडिकल होना है। अब ये देखिए गवर्नमेंट कब तक कराती है। और बाकी आगे मैं भी फिर अभी लेखपाल की एग्ज़ाम दे के आया हूँ, 31 जुलाई को था, वो भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है जी। और वो उम्मीद है कि वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये मेरा, अगर ये क्वालिफाई होता है तो तीसरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा जो क्वालिफाई होगा।
जी। तो मतलब बहुत अच्छी बात हो जाती है, मतलब भैया ने जिस तरीके से तैयारियां की, ठीक है, और जिस तरीके से उन्होंने पेपर दिया, तो मतलब भैया को उम्मीद है कि अभी जो लेखपाल का एग्ज़ाम इन्होंने दिया हुआ है तो वो भी क्लियर होने की संभावना है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। और देखिए मैं कुछ सवालों के यहाँ पे सवाल लेकर बना करके लाया हूँ जिनके ऊपर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप है, मतलब कि आपके चर्चे गली मोहल्ले शहर, मतलब कि आपने जिस तरीके से यूपीएससी का क्लियर किया है तो आपको लगभग हमारे गांव में भी और यहाँ दुधी में भी और काफ़ी सारे लोग जान रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हाइप है सरकारी नौकरियों का, गवर्नमेंट जॉब का, और इतनी ज़्यादा स्कैरसिटी है, ठीक है। तो मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट है जो तैयारियाँ कर रहा है उसके स्ट्रगलिंग दिनों में लोग मतलब बहुत कम ही लोग आपके साथ आते हैं, मतलब आपको हेल्प करते हैं। लेकिन जब आपका कुछ क्लियर हो जाता है, जब आप कुछ बन जाते हैं तो लोग ज़्यादा मिलने जुलने लगते हैं। कैसा आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, मतलब कि पहले कोई लोग नज़रें नहीं भी मिला रहे थे, कुछ लोग तब मिलने लगते हैं या ऐसे संबंध बनाने की कोशिश? नहीं, वो तो है ही। बाकी जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा, मुझे पता था कि तुम एक दिन ज़रूर करोगे। हाँ, तो क्रेडिट लेने बहुत लोग आ जाते हैं कि नहीं कि हमारा अब ये था, हमारा रिश्तेदार था, हमारे बचपन का दोस्त, ऐसे करने वाले बहुत लोग मिलते हैं कि नहीं? बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे पिताजी के साथ पढ़े हैं, तुम्हारे पापा क्लासमेट थे, तुम नहीं जानोगे, तुम्हारे पापा जानते थे, ऐसे वैसे बहुत कहते हैं जी। और वही लोग शायद कभी कहते थे कि पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि मुझे पता था कि ज़रूर वो कुछ करेगा। तो ये तो है ही। बाकी मेरा जो व्यवहार कल था वो आज भी है। नहीं, हम्बलनेस भैया, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि भैया के अंदर जो हम्बलनेस है, जो इनका नेचर है, हाँ वैसा आज भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब कि जिस तरीके से कहा जाए कि एक स्टूडेंट का, मतलब स्टूडेंट के अंदर विनम्रता, विद्या ददाति विनयम, ठीक है, तो विद्या है तो वहाँ विनम्रता होनी चाहिए। तो विनम्रता भैया के अंदर कूट के भरी हुई है। ये चीज़ आपको आप लोग तो नहीं जानते, लेकिन मैं पहले से जानता हूँ। तो भैया के अंदर ये चीज़ हमेशा से रही है, तो यही कहीं ना कहीं आपके सफलता का कारण बना। हाँ, एक विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की बहुत आवश्यकता है और जो नियमित रूप से पढ़ाई करेगा वो ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में सफल होगा ही। अगर आप किसी एग्ज़ाम में सफल नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में कोई गलती है। तैयारी आपने खुद ज़रूर कुछ न कुछ कम की है, इस वजह से आप सफल नहीं हुए हैं। अगले एग्ज़ाम में और तैयारी कीजिए, ज़रूर सफल होंगे। तो मतलब कि जो फसल की बुआई के समय आपके साथ थे, जैसे कि आपका परिवार, ठीक है, और आपसे जुड़े हुए जो लोग, उनको आप ज़िंदगी में कभी भूल पाएंगे? नहीं, उनको कैसे भूलेंगे। वही तो हमारा वो एक तरीके से कह सकते हैं न्यू है, जो सपोर्ट मिला परिवार से और जिसके कारण ही ये सब हो पाया। रिश्तेदारों से भी मिला और अपने परिवार से भी मिला। बाकी मेहनत तो खुद ही करना पड़ता है, बाकी लोग सपोर्ट ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मेहनत अपनी अपनी होती है, आपको अपनी इमारत खुद से खड़ी करनी होगी। बस कोई अगला बंदा आपके लिए ये कर सकता है कि आपको कुछ रास्ता दिखा दे, ठीक है। बाकी सबकी मेहनत अपनी अपनी होती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो दुनिया के। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि किस तरीके से आपने अभावों को अपने हथियार के रूप में, मतलब कि उसको आपने रुकावट नहीं बनने दिया, और पिताजी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से परिवार में दिक्कतें हुई, ठीक है, वो तो मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनके किसी के पिता नहीं है, किसी के माता नहीं है, किसी के दोनों ही नहीं है, ठीक है, तब भी लेकिन वो जीवन में मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब पिताजी का देहांत हुआ 2016 में, तो उस समय जो तत्कालीन एसडीएम साहब थे वो पिताजी के बहुत परिचित थे। तो उन्होंने मर्सी के रूप में मुझे तहसील में ही एक ऑफिस में अटैच करा दिया कि यहीं तुम रहो और कुछ करो, यहीं पे कंप्यूटर पे जो भी होगा पेमेंट मिल जाएगा। तो मैं जुड़ गया और दुर्भाग्य से एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया और जो नया एसडीएम साहब आए उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। मैं 3 महीने तक वहाँ काम किया, दिन में भी किया, रात में भी किया, निर्वाचन से संबंधित काम था और मुझे एक भी पैसा वहाँ से नहीं मिला। उसके बाद मुझे ये छोटे मोटे जो काम है इससे फिर मेरा मुँह भंग हो गया और मैं ये सब काम को छोड़ करके मैं वकालत के पेशे के ओर बढ़ा, क्योंकि पिताजी वकील थे। तो उसमें भी साल 2 साल मैंने किया, 2 साल किया, लेकिन फिर मुझे उसमें भविष्य समझ में नहीं आया जी। और उसी दरमियान मेरा बीटीसी में एडमिशन हो गया था, तो मैं बीटीसी करने लगा और बीटीसी करते करते फिर मैं सोचा कि अब मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ और फिर वही 2018 से मैं बीटीसी
कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दिया जी और यही है। बाकी आर्थिक रूप से अगर देखें तो बहुत सही तो परिवार की नहीं है जी। मिलजुल के काम करते हैं सब लोग। मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, माताजी आंगनबाड़ी हैं। तो आप बच्चों को ही पढ़ाते हैं, मतलब कि अपना तो आपने करियर बना ही लिया है एक तरीके से देखा जाए तो, बस मेडिकल एग्जामिनेशंस बाकी हैं, लेकिन आप बच्चों का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं वो भी आपसे काफ़ी उत्साहित होते होंगे जब आपसे पढ़ते होंगे तो आपकी सफलता को देख करके। जी, यहीं पे दुद्धि में सत्यम एकेडमी एक कोचिंग संस्थान है, उसी से मैं तैयारी करता था और आज मैं उसी संस्थान में, वहाँ के डायरेक्टर सर जो हैं बोले कि हमें लगता है कि तुम्हें कोचिंग में पढ़ाना चाहिए, तो मैं उसी कोचिंग में पढ़ा भी रहा हूँ। 40-50 बच्चे, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जा रही। भैया ने उस कोचिंग से शिक्षा हासिल की, आज उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब कितनी खुशी शायद ही किसी को जीवन में नसीब होती होगी कि आपने वहाँ से पढ़ा भी और आप इतने परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आप वहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं, जो कि बहुत खास बात हो जाती है। जी, वहाँ पे मैं पढ़ा भी रहा हूँ, जीएस का क्लास लेता हूँ सुबह 7:30। जनरल साइंस पढ़ाते हैं तो हमारे चैनल का नाम भी रहता है जीएस है। मैं भी आपको कुछ जीएस बताते रहता हूँ, ठीक है जी। बाकी शाम को मेरा होम ट्यूशन भी है और 4 से 5 घंटे मैं डेली होम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि आर्थिक ज़रूरतों के लिए वो भी ज़रूरी है और कामों की अपेक्षा ये ज़्यादा सही है। जी जी। बाकी और उससे अपना रिवीजन भी होता रहता है कि नहीं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो रिवाइज होती रहती है, ठीक है। तो हमारा से ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भैया से कि मतलब कि पोजीशन क्या है देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जिस तरीके से इतना ज़्यादा कंपटीशन है और मतलब बच्चों का देते भरोसा टूटने लगता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, एक बात तो ये सही है कि सिस्टम बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि बहुत लेट लतीफ़ी होता है, फॉर्म आता है। जैसे कि आपके भी मेडिकल एग्जाम्स काफ़ी दिन से मतलब कि टले हुए हैं, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब ये सिस्टम की लापरवाही है, क्योंकि कई विभागों का समन्वय होता है तब जाकर के चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब मेडिकल बोर्ड ही तैयार नहीं हो पा रहा है इनका, इस वजह से मेडिकल नहीं हो पा रहा है। और फिर मेडिकल बोर्ड एक बार तैयार भी हुआ था तो कई जिलों के सीएमओ का ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से फिर से नई मेडिकल टीम गठित करनी पड़ी, इस वजह से देरी हो रहा है। तो सिस्टम की लेट लतीफ़ी तो है ही है, क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग वेट ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी अब कहते रहते हैं कि मतलब सभी कुछ अच्छे से होगा प्रदेश में, दंगा मुक्त प्रदेश, जैसे कि नहीं, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो भी रही हैं, लेकिन फिर भी लेट लतीफ़ी है। तो इसके लिए आप मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे या किस चीज़ को जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत रूप से मोदी जी और योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ जो हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हमें नहीं लगता कि अच्छी मानसिकता के हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही ये विलम्ब हो रहा है। हमेशा योगी जी अपने किसी भी भाषण में या कहीं पर भी मीटिंग में बैठे अधिकारियों को फटकार लगाते रहते हैं, तो अधिकारियों में कमी है इसलिए तो कहना पड़ रहा है। बिल्कुल, कमी तो है ही है, कमी तो है ही है और ये धीरे धीरे सुधर रहा है। देखिए, उम्मीद है कि सुधर जाएगा जी। तो मतलब कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत ही ख़राब बात है, ठीक है। इसका खामियाजा आम जनता क्यों भुगते भाई, मतलब कि अधिकारी लापरवाही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक होंगी धीरे धीरे करके। तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू वुड सजेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव प्रिपेयरिंग वीयर्स, ठीक है। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो बच्चे, इसमें कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते होंगे, तो उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे जो लगभग सभी एग्जाम्स पे लागू हो, चाहे वो 12th बेसिस पे हो या फिर ग्रेजुएशन बेसिस पे हो? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी आप, मतलब कि एक मंत्र आप छोड़ना चाहेंगे जो जिसके वजह, मतलब जिसको फॉलो करने से क्या हो जाए, बच्चे सफल हो जाए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आप देखें कि आप जिस क्लास में हैं या जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी सिलेबस क्या है। सिलेबस पे गौर करें, सिलेबस के आधार से ही पढ़ें, क्योंकि बहुत से बच्चे बेवजह फालतू चीज़ पढ़ते रहते हैं जो कि एग्ज़ाम में क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हमको थोड़ा ज़्यादा सोचना है क्या पढ़ने से। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्या कि जो टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट हो रहा है, जैसे कि हमने अभी कल को न्यूज़ देखा कि जो वाराणसी में एक तरीके से एक ऐसा बैंक ओपन करने की तैयारी हो रही है जहाँ पर पूरे तरीके से ऑनलाइन कर दिया जाएगा सब कुछ, मतलब कि वहाँ पर किसी भी मैन फोर्स की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके की वहाँ पर आपको कर्मचारी नहीं मिलेंगे बैंक में, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो इससे क्या मतलब कि जो रोज़गार है, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री के अंदर और बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब रोज़गार का जो है वो चेंज हो रहा है सिस्टम। पहले लोग मैन पावर पर ज़्यादा विश्वास करते थे, अब जो है कि जो टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं उनका मांग ज़्यादा है। तो फालतू की डिग्री लेने से बढ़िया है कि टेक्नोलॉजी से संबंधित जो डिग्री है उसको आप हासिल करें, उसमें स्कोप आपको ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा भैया से बातचीत। भैया और कुछ आप बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो तैयारी करते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स की, और कुछ बोलना चाहेंगे?
देखिए बात बस यही है कि आप तैयारी करिए नियमित रूप से, और एक एग्ज़ाम में सफल नहीं हुए दूसरे में होंगे। तैयारी को ना छोड़िए और नियमित रूप से तैयारी कीजिए, सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए और मतलब बस तैयारी कीजिए। बस तैयारी करते रहिए। तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। तो भैया से मुलाकात हमारी जो हुई है बहुत ही खास थी, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।